तर सूरत हाल पे बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट वजाहत खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वजाहत आपका। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जंग हो रही है, लेकिन अमेरिका अगर इस जंग में शामिल होता डायरेक्टली तो बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाती, बहुत कम वक्त में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता और दीगर कुव्वतों को भी इसमें कूदना पड़ता। आपको क्या लगता है ये डिले की क्या वजह हो सकती है? और जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है उस हवाले से भी अगर आप तक कोई इतलात पहुंची है तो हमसे शेयर करें। अच्छा, सबसे पहले तो नीलम और अहमद आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़ जो आपने कही है ना कि अभी तक ये जो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है, उसके अलावा जो अब 8 रोज़ हो चुके हैं जंग में अभी तक, और अमेरिका 2 दिन पहले तो बड़ा एग्रेसिव था और डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से लग रहा था कि जैसे अगले ही लम्हे शायद अमेरिका जो है ईरान पर अटैक कर देगा, जिस तरीके से तेहरान को खाली करने का कहा गया ट्रंप की जानिब से, लेकिन वो नहीं हुआ। पहली बात तो ये नीलम के पाकिस्तान में खास तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत गैर मामूली अहमियत मिल रही है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे ईरान और पाकिस्तान लाजिम मलजूम हैं, और यकीनन पाकिस्तान का किरदार और पाकिस्तान बैकडोर जिस जिस तरीके से अपने एक हमसाया हमसाया या मुस्लिम मुल्क होने के नाते जो कुछ अपना किरदार कर रहा है अदा, तो वो भी किसी ने ढका छुपा नहीं है। और यकीनन नीलम पाकिस्तान का मफाद भी इसी से वाबस्ता है। ईरान का अमन पाकिस्तान के अमन से वाबस्ता है और पाकिस्तान का अमन ईरान के अमन से वाबस्ता है। तो लिहाज़ा पाकिस्तान को ये बहुत अ, शिद्दत से इस बात का इदराक है, और यही वजह है कि जब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की ट्रंप से मुलाकात थी, उससे पहले बहुत सी कयास-आराइयाँ जन्म ले रही थी कि, और लोगों को लग रहा था कि शायद जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक गैर लचकदाराना रवैया और जिस तरीके से गैर मशरू तौर पर ईरान की हिमायत की है, शायद ट्रंप से मुलाकात के बाद पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में कोई रिव्यू ले सकता है, या फिर अपनी बात को थोड़ा बहुत जो है उससे पीछे हट सकता है। लेकिन मेरी भी बहुत अहम शख्सियात से 1-2 से फ़ोन पे बात हुई जो कि हुकूमत में आला ओहदों पर हैं। फवाद हसन फवाद साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और बहुत करीब हैं अभी भी हुकूमती हलकों के। तो उन्होंने उसी वक़्त कहा कि जो फील्ड मार्शल को जानते हैं, आसिम मुनीर साहब को जानते हैं, उन्होंने कहा कि 1% भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ में किसी भी किस्म की कोई लचक नहीं आएगी, बल्कि जिस तरीके से पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, वही मौक़िफ़ पाकिस्तान का रहेगा। हालाँकि बहुत से तज्ज़ियाकारों का ये कहना था कि शायद ट्रंप के प्रेशर के बायस या फिर पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, उसके बायस पाकिस्तान रिव्यू करे। लेकिन हमने ये देखा कि नीना पाकिस्तान के रवैये में, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसमें किसी किस्म का चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। और पाकिस्तान को बहुत यकीनन पाकिस्तान बहुत करीब से तमाम सूरत हाल को देख रहा है। लेकिन इसमें अहम चीज़ नीलम जो है, अगर हम ये अभी कोई चार्टशीट बनाएँ कि अब तक 8 रोज़ की जंग में ईरान की ये जंग का अभी तक किसके हक में आई है या फिर अभी तक कौन मजबूत फरीक उठ के सामने है, तो 2-3 फैक्टर्स अहमद और नीलम बहुत अहमियत के हामिल हैं जिस पे हमें गौर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, शुरू में हमने देखा कि ईरान की जो ख़ास तौर पे उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसकी बहुत बड़ी एक लूप होल हमें देखने को मिला, बड़ी नाकाम नज़र आई। मेन जो क़यादत थी उनकी, वो शहीद हुई, उनके जो साइंटिस्ट थे वो उनकी इज़राइल का निशाना बने और वो शहीद हुए। लेकिन एक और चीज़ नीलम, जो बड़ी ईरान ने बड़ा पूरी दुनिया को बरताए हैरत में डाला, वो ये था कि किसी को भी इदराक नहीं था कि ईरान के पास इस तरह के हथियार हैं और ईरान इस तरह अपनी दफ़ाई हिकमत अमली से निमट सकता है। और अमेरिका का बशमूल इज़राइल का सबका अंदाज़ा गलत निकला। सबको ये था कि ईरानी जो है वो शायद उनको अपनी जो टेक्नोलॉजी थी उस पर बड़ा इज़राइल को इस पे एतमाद था कि शायद ईरान के पास वो हथियार ही नहीं है कि जो इज़राइल तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ईरान ने जिस तरह पूरी दुनिया को हैरान किया है, जिस तरीके से ईरान जवाब दे रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके जो आयरन डोम था, ये सब नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जहाँ पर एक स्टार्टिंग में हमें ईरान की नाकामी नज़र आई, उनकी हिकमत अमली की, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है कि उन्होंने दुनिया को इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं होने दिया कि ईरान के पास वो मिसाइल्स हैं, वो टेक्नोलॉजी है, और रोज़ाना
ایران جو ہے دنیا کو سرپرائز کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے جو عالمی مبصرین ہیں نیلم، کہ اگر امریکہ اس جنگ میں انٹروین نہیں کرتا ہے، جو کہ بار بار اسرائیل کا بہت زیادہ پریشر ہے امریکہ پر، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بڑا سمارٹلی پلے کر رہے ہیں اور امریکہ بہت یعنی کہ جواب دے رہا ہے، ٹائم ٹیکنگ ایک اس چیز میں جو ہے وہ ایک پروسیس سے گزر رہا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو آئیڈیا ہے کہ وہ اس جنگ کے اندر پڑ کے شاید امریکہ کا اس میں نقصان ہو، یقینی طور پر اور یہی ہم نے یہی دیکھا وجہ کہ ہے۔ خود امریکہ میں سے بھی جو ایسی آوازیں اب تو اٹھ رہی ہیں کہ امریکہ کی جنگ یہ نہیں ہے، امریکہ کے جو ٹیکس کا پیسہ وہ اس کے اوپر کیوں لگے۔ وجاہت آپ نے بہت امپورٹنٹ بات جو کی پاکستان کے حوالے سے، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نے تاریخ میں شاید پہلی بار، یا اگر پہلی بار نہیں تو بہت کم ایسا ہوا کہ ایک مضبوط سٹانس لیا ہو، خاص طور پہ اس وقت جب اس کے پڑوس میں ایک جنگ جو ہے وہ مسلط کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا، آپ نے جنرل جو عاصم منیر ہیں ان کا تو ذکر کیا، لیکن وہ یقینی طور پہ پرسنلی طور پہ ایک مضبوط آدمی بھی ہیں۔ پرسنلی دیکھا جائے تو جو جنرل مشرف تھے ان کا دور بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ بھی ایز آ آرمی چیف تو ایک مضبوط آرمی چیف تھے اور پرسنالٹی بھی ان کی ایک اسی طرح کی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ امریکی جو پریشر ہے اس کے آگے وہ بھی نہیں ٹک سکے تھے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو کیا فیکٹر لگتا ہے کہ پاکستان نے جو اتنا ایک اسٹرانگ اور ایک اچھا سٹانس لیا کہ وہ کسی کی بھی جنگ میں نہیں کودے گا، جس طرح سے افغانستان میں پاکستان نے بھگت لیا، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ احمد، میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اپنے ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ نے جنرل مشرف کا حوالہ دیا، یہ افغانستان اور امریکہ کی جنگ تھی، یہ ایک پرائی جنگ تھی جس میں پاکستان نے امریکہ کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، یا امریکہ کا پریشر تھا، جس طرح جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک فون کال کے اوپر پورا پاکستان سرنڈر کر دیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری ایئر بیسز، ہماری ایئر سپیس استعمال ہوئی، اور ہمارے جو افغان جو ملک تھا وہاں پر امریکہ اور بے شمار ڈوم اور کے مطالبے اس کے بعد، اور آج تک اس آپ پرائی نا، جنگ کا یہ ہم بڑا لوگ اہم سوال ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اس کا جواب ضرور دیجیے گا، لیکن اس وقت جو پاکستانی مندوب ہے یونائٹڈ نیشنز میں وہ بات کر رہے ہیں، سن لیتے ہیں کہ پاکستان یونائٹڈ نیشنز میں کس طرح سے اپنا موقف رکھ رہا ہے، پھر آپ کی جانب واپس آتے ہیں۔ Humanitarian catastrophe for the innocent Palestinians, as well as its recurring violations of international law in Syria, Lebanon, and Yemen. The Security Council bears primary responsibility to immediately stop this wanton aggression and hold the aggressor accountable for its actions. The Security Council must fulfill its duty and affirm the following. First, categorical rejection and condemnation of Israel's attacks on the Islamic Republic of Iran since 13th of June, and all actions that contravene international law and the purposes and principles of the Charter of the United Nations. Second, play its due role to end the hostilities and promote de-escalation for achieving a comprehensive ceasefire before the situation spirals out of control and threatens the peace and stability of the entire region. Third, clear denunciation of the targeting of IAEA safeguarded nuclear facilities against the provisions of international law and the UN Charter, as reflected in the UN Security Council resolutions, IAEA resolutions, and international humanitarian law, including the Geneva Conventions. The Security Council must implement its own resolution 487. Fourth, call for dialogue and diplomacy to promote a peaceful and lasting resolution of the crisis. Diplomacy must be given a chance. Madam President, regrettably, Israeli unlawful strikes against Iran came at the time of intense diplomatic engagement on Iran's nuclear issue. These illegal actions must not be allowed to scuttle that dialogue. Parties must swiftly return to the path of negotiations, which is the only viable means to reach a sustainable agreement regarding the Iranian nuclear program. We note the willingness expressed by the United States to keep the door for negotiations open. We also take note of the dialogue between the E3 and Iran. We hope that the diplomatic efforts and engagements will bear fruit. We reaffirm our long-standing position that all issues
concerning Iran's nuclear program must be resolved peacefully through dialogue and diplomacy in accordance with the rights, international obligations, and responsibilities of all the parties concerned. At the same time, verification activities by the IAEA as the competent international technical organization mandated to implement respective safeguards obligations should continue unimpeded. The IAEA must continue its work in an impartial and apolitical manner to provide objective reporting and credible information regarding the issues under its purview. Madam President, this is a critical moment. The Security Council must fulfill its responsibility and facilitate peaceful resolution of disputes. Military means and coercion cannot bring about a lasting settlement. Dialogue and diplomacy, in full adherence to the principles of international law and the UN Charter, remain the only viable path to resolving this crisis. This Council must therefore unite in support of the Secretary General's call for end to fighting and return to negotiations and dialogue. I thank you. I thank the representative of Pakistan for his statement, and I give the floor to the representative of the Russian Federation. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नीलम जो पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे हैं आसिम इफ्तिखार, एक और आसिम, वो इस हवाले से बात कर रहे थे जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो बयान कर रहे थे और बहुत जुर्रतमंदाना अंदाज से उन्होंने किया। आप भी हमारे साथ मौजूद हैं वजाहत, आप भी बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, उसके जो उसने माजी से गलतियों से सीखा। मैं चाहूँगा आप कंटिन्यू कीजिए। मैं यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि बहुत बदला हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने अपने मादी से, अपने तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा है। इससे पहले जिस तरह हमने परवेज़ मुशर्रफ साहब की मिसाल दी थी, जब अमेरिका और अफ़गानिस्तान की जंग थी तो पाकिस्तान उसमें फ्रंट लाइन इत्तेहादी के तौर पर लड़ा और अमेरिकन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो हमने क्या करना था, उल्टा हमारे ही मुल्क में जो दहशतगर्दी की एक लहर आई और लम्हा मौजूद तक, तब से लेकर अब तक हम उससे निकल नहीं पाए हैं। वो दहशतगर्दी की जो उस वक़्त वो जो एक हमने फ़सल बोई थी वो आज तक उसका हम काट रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को अपने मफ़ादात अज़ीज़ हैं। अब पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से इदराक है कि जिस तरह ईरान के न्यूक्लियर चीज़ों को, जिस तरह ईरान को इज़राइल निशाना बना रहा है, उसके हथियारों को ईरान को जिस तरीके से डैमेज कर रहा है, तो जिनकी इस हालात पर नज़र है, जो दिफ़ाई मुबस्सिरीन हैं, उनका यही कहना है कि ईरान के बाद अब अगली बारी पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स की हो सकती है, जिसको इज़राइल नुकसान पहुँचा सकता है। तो हमारे इदारे, हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसको बहुत अच्छी तरीके से इन तमाम बातों का इदराक है। तो शायद यही वजह है कि अब अमेरिका को भी पाकिस्तान ख़ातिर में नहीं ला रहा है और इसीलिए पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर बगैर अगर-मगर चूके-चुनाचे के ईरान के साथ खड़ा है। और हालाँकि अहमद, यहाँ पे मैं ये बात करना चाहूँगा, ईरान के अगर इसके मुकाबले में किरदार को देखा जाए, तो ईरान पाकिस्तान के साथ उस तरीके से माज़ी में नहीं खड़ा हुआ है। अभी ये माज़ी करीब की बात है, पाक-भारत जंग थी तो ईरान का किरदार सबने देखा कि उस तरीके से ईरान की ताउन हमें दरकार नहीं था। ईरान ने माज़ी में हमें पाकिस्तान को गवादर देने की बजाय भारत को चाक बहार दिया और इस तरह की बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जहां पर ईरान को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ईरान को भी ये सबक सीख लेना चाहिए, या उसने भी ये सीखा होगा कि अपने शायद अपने ही होते हैं और इस मुश्किल वक्त में वो भारत, जिसको ईरान ने इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया, ईरान ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को तरजीह दी, लेकिन वो भारत आज इज़राइल के साथ खड़ा है, अच्छा, ईरान के साथ एक और नहीं भी खड़ा है। सवाल है कि ईरान की सरजमीन से भी पाकिस्तान में जो दहशतगर्दाना एक्टिविटीज़ हैं, ख़ासतौर पर BLA की अगर बात की जाए तो ये ऑन रिकॉर्ड है, पाकिस्तान इसके सबूत भी देता रहा है, वो एक्टिविटीज़ होती रही हैं। अभी बहुत सारे नेटवर्क्स पकड़े जा रहे हैं ईरान के अंदर जो कि ईरानी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे थे और उसमें बहुत सारे ममालिक के जो नेशनल्स हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो अब ईरान ने अपनी वजह से इन नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, इसकी वजह से फिर पाकिस्तान में भी हम कुछ स्टेबिलिटी देख सकेंगे और वो BLA की जो एक्टिविटीज़ हैं बिल्कुल उनको ईरान
बिल्कुल नीलम, मैं इसी तरफ आ रहा था कि कोयटा के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को, बीएलए को बहुत बड़ी एक उनको ईरान की सपोर्ट हासिल थी, इस लिहाज से कि ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। लेकिन ईरान को हम देखें, अगर जिस तरीके से आपने नीलम ये देखा कि इस इजराइल वाले मामले पर सऊदी अरब जैसा मुल्क जो कि बहुत बड़ा एक नाकिद था ईरान का, और बहुत इनका आपस में नजरियाती इख्तलाफ कहें, मसलकी इख्तलाफ कहें था, लेकिन उसने भी बगैर किसी लचक के साथ ईरान को जो है ना सपोर्ट दी है। हालांकि इसके मुकाबले में अगर हम ईरान के किरदार पर थोड़ी सी ग्लोबली भी बात करें, तो आप देखें कि सीरिया के अंदर बशारुल असद की सरपरस्ती में या बशारुल असद की सपोर्ट में ईरान क्या कुछ करता रहा है, वहां पर क्या कुछ हुआ, शिया सुन्नी फसादात हुए, फिर इराक की सूरत हाल आपके सामने है, कोयत जंग हम लोगों के सामने मौजूद है कि क्या कुछ ईरान का किरदार रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा ख्याल भी है, खुशगुमानी भी है, हुस्न ज़न भी है कि अब शायद ईरान रिव्यू करेगा अपनी पॉलिसीज़ पर, के बजाय एक इन चीज़ों से निकल कर वो एक बड़े तसव्वुर को समझे, और उसको शायद अब इदराक हो गया होगा कि हमारे ये जो मुसलमान ममालिक हैं, ये जो हमारे मुसलमान भाई मुल्क हैं, जिस तरीके से ईरान के साथ अब खड़े हैं, तो आई थिंक ईरान भी अपनी अदाओं पर गौर करेगा, और उसको अब आइडिया हो चुका होगा कि अपने-अपने ही होते हैं। वही भारत जो कि कल तक ईरान के गुण गाता था, ईरान से क्या कुछ उसने मदद नहीं ली, लेकिन वो आज कहीं नज़र नहीं आ रहा। यही पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, यही सऊदी अरब ईरान के साथ खड़ा है। और अभी तक अगर ईरान और इज़राइल की जंग की बात करें नीलम, ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है। पूरी दुनिया इस बात पे बात कर रही है कि अगर अमेरिका इंटरवीन नहीं करता है तो इज़राइल बहुत बुरी शिकस्त खाने जा रहा है। बहुत बुरा इज़राइल का हाल हो रहा है। अभी चंद लम्हे पहले की आप न्यूज़ निकाल के देखें कि कितने बड़े पैमाने पर ईरान ने अटैक किया इज़राइल पर, और ये रोज़ाना की बेस पे हो रहा है। वो नेतन्याहू जो कि बहुत बड़के मारता था, वो अब शुमाल कुब्रस में जा छुपा है, और 300 फीट ज़ेरे ज़मीन वो वहाँ पर जाके पनाह लिए हुए है। तो ये चीज़ें वाज़ेह कर रही हैं, ये अशारिये बता रहे हैं कि अगर ये जंग मज़ीद कंटिन्यू होती है तो इसमें इज़राइल को नुकसान हो रहा है। इसी चीज़ का प्रेशर अब अमेरिका पर है, और अब अहम जी, फैसला कुन किरदार अमेरिका की तरफ देखा जा रहा है कि अमेरिका अब कहाँ पर खड़ा होता है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ आज जो जनीवा में ईरान के वज़ीर दाखिला हैं, उनकी मुलाकात कुछ यूरोपीय जो वज़राए दाखिला हैं उनके साथ भी होनी है, तो उम्मीद यही की जा रही है जो 2 हफ्ते का वक्त है वो मिल गया है, तो शायद नीलम इसमें जो अमन की तरफ जाया जाए। बहुत शुक्रिया वजाहत, आप हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू वेरी मच। आप